हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज से मैं कंप्लीट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रिवीजन करवाने वाली हूँ। जो आने वाले आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो उस जीएस का भी पार्ट है, साथ ही साथ आप किसी भी स्टेट का टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर का दे रहे हो उसमें भी आपको हेल्प करेगा, या एसएससी जो भी दे रहे हो सारे में हेल्प करेगा। ये कंप्लीट मैं रिवीजन कराऊंगी, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रहेगी ताकि आप उसको कई बार रिवीजन कर सकें। और ये मैं यूथ पब्लिकेशन के एग्ज़ाम पॉइंटर से कंप्लीट कराऊंगी, और ज़्यादा नहीं, 177 पेजेस हैं। तो 2-4 पेज करके, मतलब जितना मुझे लगेगा कि जो आपको एडजस्ट मतलब डाइजेस्ट कर पाएँ, यानी जितना आप ग्रैप्स कर पाएँ, मैं कम ही क्लास एक दिन में ले पाऊँगी, ताकि आप उसको 2-3 बार उस वीडियो को सुने और जो चीज़ उसको शॉर्ट नोट्स में अपने नोट्स में तैयार कर लें। मैं आपको आज फिर सजेशन देना चाहूँगी कि आप अपना खुद का नोट्स ज़रूर बनाएं फ्रेंड्स, क्योंकि लास्ट टाइम में एग्ज़ाम के लास्ट टाइम में जो होता है वो आप कितने भी आप यूट्यूब वीडियो देख लो, वो कोई आपको हेल्प नहीं करने वाला है जब तक आप खुद से अपना सेल्फ हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाएंगे। कितने भी आप क्लासेस देख लो, एमसीक्यू सॉल्व कर लो, बट लास्ट टाइम जो होता है कुछ कुछ चीज़ें होती है जो हमें याद नहीं होता, लेकिन हमें ध्यान नहीं रहता, फिर वो छोड़ते जाते। लेकिन उस चीज़ को हम नोट डाउन करेंगे और उसको कई बार देखेंगे तो उस वो जो मेमोरी में वो अस्थायी हो जाता है। चलिए, समय न गवाते हुए हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। आपको मैंने बोल दिया ज़रूर अपना शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, 1-2 बार वीडियो देख लीजिए, उसके जो चीज़ बिल्कुल आपको समझ नहीं आती है। और देखिए, नोट्स क्या होता है, अस्थाई नहीं होता है, ठीक है। जैसे आज आप थोड़े से लंबे नोट्स बनाए, जैसे जैसे आपको याद होते जाए तो उसी टॉपिक को आप और शॉर्ट नोट्स में उसको कन्वर्ट कर लो। अगर आप पढ़ाई के स्टार्टिंग में हो, अगर अब प्रिपरेशन मतलब स्टार्ट किए हो, तो आपका नोट्स जो है थोड़ा सा लंबा होगा। लेकिन जैसे जैसे आप कई बार रिवाइज़ करोगे उस चीज़ को, तो वो आपका नोट्स जो है वो पतला होते जाएगा। यानी एक दूसरा नोट्स बनाओगे जिसमें आपको बिल्कुल जो अच्छे से याद हो गया वो नोट डाउन नहीं करोगे, क्योंकि वो टॉपिक आपने अच्छे से समझ लिया। लेकिन कुछ कुछ फैक्चुअल चीज़ें होती हैं जो हमें कई बार पढ़ने से भी नहीं याद होता, और पढ़ने से उस समय तो लगता है याद हो गया, लेकिन बाद में हमें कन्फ्यूजन होता है। तो उस चीज़ को ज़रूर आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़ पाए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, लोकतंत्र ये हम अभी संविधान की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो देखेंगे। जो जो एक्ट आया था उसमें जो जो क्या क्या है वो आपने देखा हो कि हर बार एग्ज़ाम में आता है, और एक्ट वाले क्वेश्चन कई बार हमसे गलती पढ़ते हुए भी हमें गलती हो जाती है, क्योंकि हम कई बार उसको रिवाइज़ नहीं कर पाते। इसलिए देखिए, लोकतंत्र प्रतिनिधि संस्थान तानाशाही शक्ति पर अंकुश और विधि के शासन की संकल्पनाएं भारत में नई नहीं है। प्राचीन भारत के अनेक भागों में गणतंत्र शासन प्रणाली, ठीक है, गणतंत्र क्या होता है, जो जनता के द्वारा जो चुने जाते हैं उसी शासन प्रणाली को हम गणतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि विचरण मंडल और स्थानीय स्वशासन संस्थाएं विद्यमान थी। वैदिक काल से ही लोकतांत्रिक संस्थाओं का उल्लेख मिलने लगता है। ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में सभा समिति जैसी संस्था हमने पढ़ा है का विवरण मिलता है। चोलकालीन स्थानीय स्वशासन प्रणाली लोकतंत्र के आधार स्तंभ के रूप में मानी जाती है। चोल साम्राज्य में है, उसी समय से स्थानीय स्वशासन प्रणाली थी। ये भी क्वेश्चन हिस्ट्री में पूछा है कि सबसे प्राचीन जो हमें स्थानीय स्वशासन प्रणाली का उल्लेख मिलता है तो चोल साम्राज्य में था। इकतीस दिसंबर 1600 में लंदन में कुछ व्यापारियों द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी की ने महारानी एलिजाबेथ से शाही चार्टर प्राप्त कर भारत तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में कुछ क्षेत्रों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त कर लिया था। क्योंकि जब ईस्ट इंडिया कंपनी तो जब आई थी तो यहाँ पे इस साइड एकाधिकार प्राप्त था। फिर धीरे धीरे देखेंगे कि कब उन्हें चीन और चाय पे अधिकार सिर्फ था, फिर पूरा अधिकार हट गया था उनके व्यापार का। वो सब आगे के स्टेप में देखेंगे। फिर प्लासी का युद्ध 1757 में कंपनी की विजय के साथ ही भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। क्योंकि इससे पहले कंपनी शासन कर रही थी, अब अंग्रेजी शासन की नींव पड़ने लगी। फिर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से भारत में कंपनी के शासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण के प्रयास शुरू हुए। अब देखिए क्या क्या भारत में संवैधानिक विकास का क्या कैसे कैसे है। तो सबसे पहले
आप इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लो या तो खुद से अपनी नोटबुक में, मैं तो स्क्रीनशॉट से बेटर आप वीडियो को रोक लो और खुद से अपने नोट्स में कर लो। पहले क्या हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट टाइम देख लो 1784, फिर अधिनियम बना था 1786 एक था, फिर चार्टर एक्ट 1793, उसके बाद फिर 1813 जिसमें चीन और चाय पे उनको एकाधिकार था, बाकी हटा दिया गया। 1833 में पूर्ण हटा दिया गया था। 1853 वो आगे हम पूरा डिटेल में देखेंगे। ये तो फिर भारत शासन अधिनियम 1858, उसके बाद फिर हो गया आपका, ये हो गया 1858, फिर है आपका इधर ही देख लीजिए, ये फिर 61 है, 92 है, 2000 1909 है, फिर है 1919, फिर 1935 और 1947। अब एक एक करके देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट क्या था। आप अगर अभी नोट्स बना रहे हैं तो ठीक, नहीं तो एक बार वीडियो देख लीजिए, सेकंड टाइम आप इसको नोट्स में अपना, या तो आपके पास नोट्स होगा उसमें कुछ चीज़ें अगर इसमें नहीं आपको लग रही है तो उसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, इसमें क्या क्या प्रावधान दिया गया था। ये भारत में एक सुनिश्चित शासन प्रणाली को आरंभ करने वाला अधिनियम था। क्या था, भारत में एक सुनिश्चित शासन प्रणाली आरंभ करने वाली अधिनियम कौन था, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था, 74 में। आगे है, बंगाल प्रेसिडेंसी के प्रशासन हेतु एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत हुई थी, तो बंगाल के गवर्नर जनरल की जो हुई थी रेगुलेटिंग 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, यही है, ये क्वेश्चन बन जाएगा, ये ऑप्शन में आपका रहेगा। आगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत किन अन्य प्रेसिडेंसियों को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था, तो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को इसके तहत कर दिया गया था। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को, बंगाल का जो गवर्नर था, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। अब बंगाल के गवर्नर को किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, तो वो भी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। आगे है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा गठित गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या कितनी थी, तो 4 थी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था, तो वॉरेन हेस्टिंग को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। नेक्स्ट है, वह अधिनियम जिसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, तो अभी वाला सर्वोच्च न्यायालय नहीं, वो तो 1935 के शासन अधिनियम की, ये उस समय की बात है। ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773। आगे है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वप्रथम कहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, तो कलकत्ता। और क्या क्या है इसमें, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी, तो 4 थी, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक क्षेत्र में शामिल विषय थे, तो सिविल, क्या क्या इसमें थे, सिविल था, आपराधिक था, नौसेना मामला था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील हो सकती है, तो प्रिवी काउंसिल में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की त्रुटियों के परिमार्जन हेतु किस अधिनियम को पारित किया गया था, तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के मामले को देखने के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई थी, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो हमने ये पढ़ लिया 1773 से रिलेटेड। तो आप इसके जो जो आपको आता था अच्छे से वो तो नहीं नोट डाउन करो, जो नहीं आता उसको ऐसे करके लिख लो, ठीक है। या तो ये 1773 ऐसे करके जितने भी फैक्ट्स हैं आपके एक लाइन में ही आ जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा शॉर्ट में लिखना, पूरा डिटेल में लंबी लाइन नहीं लिखिए। आगे है हमारा पिट्स इंडिया एक्ट 1784।
इसमें क्या हुआ था, तो इस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को पृथक कर दिया गया था। सबसे पहले व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को किसके तहत अलग किया गया, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784। आगे है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी पर राजनीतिक नियंत्रण एवं निरीक्षण हेतु किस संस्था की स्थापना की गई थी, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रक मंडल। नेक्स्ट है 1784 के तहत पूर्व के देशों में ब्रिटिश उपनिवेशों के प्रयासों पर नियंत्रण तथा निरीक्षण का उत्तरदायित्व किस पर था, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल पे था। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के अधीन गठित किए गए बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट द्वारा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति किसके पास थी, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। फिर है इस ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, अधिनियम 1786, तो इसमें गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णयों को निरस्त करने तथा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया था। 1786 के अधिनियम में, ठीक है, किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति भी प्रदान की गई थी, तो 1786। आगे 1793, तो इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया था, तो 20 वर्ष के लिए। तो 1773 से फिर 1793 था, फिर उसके बाद फिर 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। किस अधिनियम द्वारा नियंत्रक मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को भारत के राजस्व वेतन देने का प्रावधान किया गया था, 1793 चार्टर अधिनियम। किस चार्टर के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि गवर्नर जनरल बंगाल में अपनी अनुपस्थिति के समय परिषद के असैनिक सदस्यों को अपने परिषद का उप प्रधान नियुक्त कर सकता है, तो चार्टर अधिनियम 1793। किस अधिनियम के द्वारा बिना लाइसेंस के शराब की बिक्री पर रोक लगा दी गई, 1793 चार्टर अधिनियम। आगे है चार्टर एक्ट 1813, तो किस चार्टर द्वारा सभी अंग्रेज व्यापारियों को भारत से व्यापार की छूट प्रदान करने का उपबंध किया गया, तो 1813 के चार्टर द्वारा। भारत में ईसाई धर्म के प्रचार अनुमति प्रदान की गई थी, तो चार्टर एक्ट 1813 द्वारा। किस चार्टर द्वारा भारत में शिक्षा, ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है कई बार, तो किस चार्टर द्वारा भारत में शिक्षा पर ईस्ट इंडिया कंपनी 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया था, तो चार्टर एक्ट 1813। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट, चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया। पहले एकाधिकार था, अब सिर्फ चाय और चीन पे है, बाकी एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ये भी कई बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अगला है 1833, तो उससे रिलेटेड 2-3 चीज़ें थी, आप ध्यान रखिए। पहले तो शिक्षा पर, फिर चाय और चीनी पे, ठीक है। आगे ईस्ट इंडिया कंपनी सभी वाणिज्यिक एकाधिकार कब अब इसके द्वारा 1833 के द्वारा सारी वाणिज्यिक अधिकार जो थी वो समाप्त कर दिया गया था, पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, 1833 का ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो जो अब बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब वो संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बन गया। ये भी कई बार पूछता है कि पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो विलियम बेंटिक था। और ठीक है, आगे है वह चार्टर जिसने मुंबई और मद्रास की परिषदों की विधि निर्मात्री शक्ति समाप्त कर दी गई थी, 1833 का चार्टर एक्ट। आगे है चार्टर एक्ट 1833 के किस धारा में यह उपबंध किया गया कि किसी भी भारतीय को मात्र धर्म, देखिए इंपॉर्टेंट है, धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवाओं के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। धारा 87, किस चार्टर एक्ट के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि भारतीय क्षेत्रों का प्रशासन अब ब्रिटिश प्रशासन के नाम से किया जाएगा, तो 1833 के द्वारा।
किस चार्टर एक्ट द्वारा भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया? दास प्रथा को गैर कानूनी, तो चार्टर एक्ट 1833। गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि विशेषज्ञ चौथे सदस्य के रूप में प्रावधान किया गया, तो ये भी 1833 के द्वारा। पहला विधि विशेषज्ञ किसे नियुक्त किया गया? तो मैकाले। आगे चार्टर एक्ट 1853, तो पहली बार किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों का विभाजन किया गया? तो 1853 के द्वारा विभाजित किया गया। आगे है ठीक है, किस एक्ट द्वारा विधि निर्माण के लिए भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई? तो 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा। किस राजलेखा में बंगाल के प्रशासनिक कार्यों हेतु एक नए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति का प्रावधान किया गया? तो चार्टर एक्ट 1853। 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा सिविल सेवकों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का शुभारंभ हुआ तथा इसे भारतीयों के लिए भी खोल दिया गया। इस संदर्भ में 1854 में एक समिति की स्थापना की गई जिसे मैकाले समिति कहते हैं। भारतीय विधान परिषद में पहली बार क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत कब आरंभ किया गया? तो 1853 के चार्टर के अनुसार स्थापित विधान परिषद में। किस राजलेख के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों से भारत में की जाने वाले नियुक्ति संबंधी शक्ति वापस ले ली? तो 1853 का चार्टर एक्ट। किस अधिनियम द्वारा विधि के सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया? तो वो भी 1853। अब है भारत शासन अधिनियम 1858। ठीक है, तो ब्रिटिश संसद द्वारा एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस वर्ष पारित हुआ? 1858। किस अधिनियम द्वारा भारत का शासन कंपनी के हाथों से ले लिया गया जिसको ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया? भारत शासन अधिनियम 1858। 1858 के तहत गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। ठीक है, अभी तक गवर्नर जनरल थे, अब वायसराय हो गए। और भारत के पहले वायसराय कौन है? कैनिंग है। 1858 के अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके किसके समस्त अधिकारों को किसे दे दिया गया? तो भारत के राज्य सचिव को। किस अधिनियम द्वारा निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल को समाप्त कर दिया गया? तो 1858 के अधिनियम द्वारा। 1858 के अधिनियम के तहत भारत सचिव की सहायता के लिए उपबंध किया गया, तो 15 सदस्यीय भारत परिषद का। किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को भारत का सचिव की आज्ञा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया गया? 1858 अधिनियम द्वारा। फिर भारत राज्य सचिव का ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होने का क्या कारण था? तो उसका ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होना। ठीक है, नेक्स्ट है भारत परिषद अधिनियम 1861। तो इसमें क्या है? आधुनिक भारत में सर्वप्रथम प्रतिनिधित्व प्रणाली का आरंभ करने वाली अधिनियम कौन सा था? प्रतिनिधित्व प्रणाली, ये भी एग्जाम में कई बार आए हुआ है, प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो 1861 का भारत परिषद अधिनियम। किस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम भारत को कानून बनाने की प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया? ठीक है, भारत को भी कानून बनाने की प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई, ये भी इम्पोर्टेंट है वायसराय को। फिर किस अधिनियम द्वारा मद्रास मुंबई की प्रेसिडेंसी को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई? तो भारत परिषद अधिनियम 1861। किस अधिनियम में विधि निर्माण के क्षेत्र में शक्ति विभाजन के सिद्धांत की कल्पना की गई? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861।
1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने शुरू किया था तो विभागीय प्रणाली। ठीक है, क्या कौन किसने शुरू किया था, ये भी क्वेश्चन आया हुआ। विभागीय प्रणाली तो कैनिंग ने किया था। 1861 में वे परिषद अधिनियम द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण हेतु सम्मिलित किए जाने वाले कितने अतिरिक्त सदस्यों की संख्या का उपबंध किया गया, तो न्यूनतम 6 अधिकतम 12। भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित किए जाने वाले अतिरिक्त 2 सदस्य, मतलब सदस्य का कार्यकाल 2 वर्ष। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत प्रांतों में स्थापित की गई विधान परिषद थी बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमांत 1866 और पंजाब 1897। वायसराय के कार्यकारी परिषद में विधि सदस्य को किस रूप में सम्मिलित किया गया, 5वें सदस्य के रूप में। वायसराय को परिषद के कार्य संचालन हेतु नियमों तथा आदेशों के निर्माण का अधिकार किस अधिनियम द्वारा दिया गया, तो 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा। वह अधिनियम जिसमें भविष्य की प्रतिनिधि सरकार के शुभारंभ का प्रथम प्रयास था, तो भारत परिषद अधिनियम 1861। वायसराय को अपनी परिषद के सदस्यों में कार्य विभाजन, पोर्टफोलियो या विभागों का बंटवारा का अधिकार, तो भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861 के अधीन गठित वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में प्रशासनिक सेवा के सदस्यों की संख्या 3। किस अधिनियम ने मद्रास और मुंबई प्रांतों की विधान सभाओं को विधि निर्माण हेतु सशक्त किया था, तो भारत परिषद अधिनियम 1861। तो आज के क्लास में हमने इतना ही किया। कल के क्लास में क्या क्या देखने वाले हैं ये भी मैं आपको बता दूं। भारत परिषद अधिनियम 1892 फिर हो जाएगा, फिर उसके बाद ये इम्पॉर्टेंट, उसके सारे इम्पॉर्टेंट है, एक क्लास में इसको हम ख़त्म करेंगे। ठीक है, थोड़ी लंबी क्लास होगी अगली वाली क्लास। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में किसी वजह से। और साथ ही साथ मेरा बूस्टर सेशन भी चल रहा है जो मैं यूजीसी नेट के PYQ करा रही हूँ। अभी आपके यूजीसी नेट में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं आपको, तो वो भी सीरीज़ ज़रूर देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप सपोर्टिंग।